मैंने तत्काल केंद्रीय उपभोक्ता भंडार के उपाध्यक्ष के उससे अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की। 4 महीने के अंदर ही मैं नगर पंचायत का चेयरमैन बना। जब मैं विधानसभा में पहुंचा तो मैं भाषण देना नहीं जानता था जी। राजनीति से मेरा कोई वास्ता नहीं था। राजनीति मुझे कभी भाई नहीं। कुर्ता पजामा मैं पहनता नहीं हूँ, पत्थर में लगाता नहीं हूँ, मैं तुलादान करवाता नहीं हूँ। आम आदमी आज इस देश में गायब सा हो गया है जी। आज राजनीति व्यवसाय हो गई है जी। अब खादी का कुर्ता पाजामा देख करके अच्छे और भले लोग मुंह से कोड़ने लगते हैं। 20 साल बीजेपी में रहा, मैंने कभी हिंदू मुस्लिम की बात नहीं। तुम देखिए, मेरे बाप ने मुझे एक चीज़ सिखाई कि युद्ध के 2 ही परिणाम होते हैं, विजय या वीर गति। उसमें समझौता कहीं पर नहीं है। एसपी ने जब मेरी माँ को गाली दी तो मैंने उसका कॉलर पकड़ लिया। हम कहा तुम एसपी होने के बाद बदतमीज हुआ, मैं एक फौजी और किसान का बेटा हूँ। मैं तुम्हारे जैसे बदतमीजों के लिए जन्म से ही टेढ़ा हूँ। आज गांव उजड़ रहे हैं, जो सच्चाई है। आर्थिक असंतुलन बढ़ रहा है। मैं आपको सच बता रहा हूँ, मैं कुर्सी में रहा तो मेरा स्वास्थ्य कम अच्छा रहा, हट गया तो ज़्यादा अच्छा रहा। जिन अधिकारियों ने सत्ता के दबाव में हमारे खिलाफ झूठी गवाही दी थी वो जेल में बंद है। आपको फायदा नहीं हो रहा, आप मिलें बंद कर दी। लेकिन मैंने जो बोल दिया, मजदूरों का 20% बढ़ेगा। तब तक डीएसपी एक दौड़ा कि यू आर अंडर अरेस्ट, आप मोबाइल दीजिए। तो मैं शुरू से थोड़ा अलग ढंग का आदमी, हट, तेरी हैसियत हमारे जूते के तल्ले की भी बराबर नहीं। मेरे जाने के बाद मेरे किसी कार्यकर्ता का अगर उत्पीड़न हुआ या बदले की भावना से कार्रवाई हुई तो मैंने कहा मैं ईश्वर को साक्षी मान के कह सकता हूँ कि उस बेईमान अफसर के परिवार का मैं धरती के आखिरी छोर तक पीछा करूँ। 4 दशक से राजनीति को अपनी मजबूती से रखते आए वो राजनेता बाहुबली पूर्व कैबिनेट मंत्री बादशाह सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानेंगे कि आखिर में उनका सियासी सफर और बाहुबली जैसे तमाम शब्द किस तरीके से प्रभावित होते हैं। सर, आपका स्वागत है हमारे न्यूज़ चैनल में। धन्यवाद। सर, सबसे पहला सवाल, आप एक साधारण परिवार से राजनीति में कैसे आए? बुंदेलखंड के एक किसान परिवार में मेरा जन्म हुआ और मेरे पिताजी सेना में अफसर थे। उनका लक्ष्य था कि मैं भी सेना में जाऊं जी। लेकिन जब मैं 15 साल 5 महीने का था तो उनकी हत्या हो गई जी। उस हत्या के बाद परिवार की दशा और दिशा दोनों बदल गई। जिस लाइन को मेरे पिताजी कभी पसंद नहीं करते थे, मजबूरी में मुझे सामाजिक जीवन में राजनीति के क्षेत्र में प्रवेश करना पड़ा जी। मेरे पिताजी कम से कम आधा दर्जन भाषाएं जानते थे, लेकिन मैं इंटरमीडिएट के बाद संघर्ष के कारण पढ़ाई बीच में मुझे अधूरी छोड़नी पड़ी। बहुत ही कम उम्र में वहाँ के बुंदेलखंड के महान लोगों की कृपा से मैंने तत्काल केंद्रीय उपभोक्ता भंडार के उपाध्यक्ष के उससे अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की। 4 महीने के अंदर ही मैं नगर पंचायत का चेयरमैन बना जी। और उसके 1 साल पूरा होते ही मैं मौदहा विधानसभा से विधायक बन के विधानसभा में पहुंच गया जी। और जब मैं विधानसभा में पहुंचा तो मैं भाषण देना नहीं जानता था जी। राजनीति से मेरा कोई वास्ता नहीं था जी। लेकिन पिताजी ने जो सिखाया कि घर में जो रोता हुआ आए वो हंसता हुआ लौट कर के जाए जी। तो मैं 3 बार भारतीय जनता पार्टी से विधायक रहा, 1 बार मैं बसपा से विधायक रहा, एक चुनाव में 80 वोट से हारा भी जी। और कैबिनेट मंत्री भी रहा जी। पर राजनीति मुझे कभी भाई नहीं। कुर्ता पजामा मैं पहनता नहीं हूँ, पत्थर में लगाता नहीं हूँ, मैं तुलादान करवाता नहीं हूँ जी। घोषणाएं मैं करता नहीं हूँ जी। मीडिया से मेरा बहुत ही कम संवाद होता है और अपनी जिंदगी में मैं 16-17 बार दिल्ली गया हूँ जी। लखनऊ भी मैं बहुत कम जाता हूँ जी। और जब मैं कैबिनेट मंत्री था तब भी कभी मिलने वालों की सूची नहीं बनती थी। चिट्ठी, फोन, किराया, सीधी बात करना, रुकने की व्यवस्था है तो वो व्यवस्था। तो हमने हमेशा राजनीति को एक सेवा का माध्यम बनाया। मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ, हमारे विरोधी भी इस बात को स्वीकार करेंगे कि चुनाव में हमने चंदा नहीं लिया, कभी किसी मामले में नौकरी, ठेका, पट्टा में कभी 1 रुपया कमीशन नहीं ली। ये मेरे पिताजी के सिद्धांत और आदर्श थे जिन्होंने मुझे सही रास्ते पर रखा। लेकिन
राजनीति मेरी नज़र में ऐसा है जैसे एक अंधी सुरंग में आप प्रवेश इस आशा के साथ कर जाओ कि उस तरफ मुहाने में रोशनी मिलेगी, और रोशनी की तलाश में आदमी अपनी पूरी जिंदगी खत्म कर देता है जी। और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि जब मैंने राजनीति में आया तो उस समय 10 बजे रात तक विधानसभा चलती थी। किसानों पर, मजदूरों पर, छात्रों पर, बेरोजगारों पर, छोटे व्यापारियों पर, सब पर चर्चाएं होती थी। आज विधानसभा ना के बराबर चलती है। लोकसभा में तो मैं गया नहीं तो मुझे अनुभव नहीं है। आम आदमी आज इस देश में गायब सा हो गया है जी। जो एक भीतर से जुड़ाव होता था, अपनापन होता था, एक मिठास रहती थी रिश्तों की, वो खत्म हो गई। लेकिन इसके बावजूद भी देश ने प्रगति की, संघर्ष किया। तो मैं कह सकता हूँ कि कभी कभी मनुष्य को वो काम भी करने पड़ते हैं जो उसके स्वभाव के अनुकूल नहीं है। मैं चमचागिरी नहीं कर पाता, बड़ी बेबाक और सपाट बात करता हूँ जी। जिसके कारण मुझे राजनीति में बेबाक अंदाज आपका देखा भी गया है कई बार, चाहे आप भारतीय जनता पार्टी में रहे हों, समाजवादी पार्टी से जुड़े रहे हों, बहुजन समाज पार्टी भी रहे हैं, ये हमेशा रहा है। दूसरा सर, एक आपने बात कही 4 दशक हो गए आपकी राजनीति को, आपने अभी तक कुर्ता नहीं पहना, केवल सफारी सूट में ही दिखे, ये क्या विशेषता है? नहीं, मैं पहले पहनता था कुर्ता। पहले कोई खादी का कुर्ता पजामा पहन के निकलता था, ट्रेन में जाता था तो लोग आदर और श्रद्धा से उसको बैठा लेते थे, आइए आइए आइए, कोई जन सेवक जा रहा है। जी। आज राजनीति व्यवसाय हो गई है जी। अब खादी का कुर्ता पजामा देख करके अच्छे और भले लोग मुंह से कोड़ने लगते हैं कि हो सकता है किसी क्षेत्र का महान खुराफाती आदमी जा रहा हो। कहीं ना कहीं जो सेवा के लिए रहा, मैं 20 साल बीजेपी में रहा, मैंने कभी हिंदू मुस्लिम की बात नहीं की, कोई एक बयान ढूंढ के लाते, कभी जाति की बात नहीं की। वहाँ ठाकुर बहुत कम है जहाँ से मैं चुनाव लड़ता था। मैं सिर्फ एक बात कहता था कि अगर आप हमारी सेवा से संतुष्ट हैं तो वोट दीजिए, नहीं है तो मैं बेचारा बन करके कुर्सी पर नहीं बैठना चाहता। जो लोग लड़ रहे हैं, अगर इनमें कोई मुझसे अच्छा लगता है आपको तो उसको भी आप मौका दे सकते हैं। कभी हिंदू मुस्लिम की बात नहीं की, कोई एक बयान नहीं ला के दे सकता। हम सबको साध करके, और सबसे पहले झोपड़ी में उजाला हो, गरीब का, जो कि बचपन मेरा बहुत गरीबी में निकला। पिताजी की हत्या के बाद मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि मैं 24 घंटे पानी पी करके रहा। पूरी सर्दी कड़कड़ाते हुए एक जोड़ कपड़े में निकाली। यद्यपि मैं एक अच्छे परिवार का व्यक्ति था, लेकिन बड़े भाई से थोड़ा सा ऐसी विवाद हुआ और मैं घर से भाग निकला, और 16 साल मैं उस रिहायशी मकान में गया ही नहीं। जब 32 साल की उम्र में मेरी शादी तय हो गई माता जी की जिद के कारण, तब मैं उस मकान में तिलक में पहुंचा। आप का नाम बादशाह सिंह है। बादशाह सिंह, बादशाह मतलब आप दिल के भी बादशाह रहे, ऐसा बुंदेलखंड में चर्चा है। और कुछ जब आप राजनीति में थे उस समय मानवती हत्या, मानवती कांड हुआ था। मानवती कांड क्या है जो यहाँ से लेके BBC तक फैला था, जिसके लिए आपको बहुत ही मानसिक तनाव मिला था, और उसके बारे में अपने हमारे दर्शकों को कुछ बताइए। चलिए, धन्यवाद, आपने पुरानी यादें ताजा कर दी। बगल में मेरे एक चरखारी विधानसभा थी, वहाँ एक पिछड़ी जाति की महिला के साथ में उस समय की एक विधायक ने उसके साथ बलात्कार कर दिया था। सरकार हमारे खिलाफ थी और वो चुनाव में सिर्फ 80 वोट से हारा था। तो वो न्याय मांगने के लिए हमारी चौखट पर आ गई और हमने उसको समझाया। तब हमीरपुर महोबा दोनों जिले मिलकर के एक जिला होता था। तो मैंने कहा कि ठीक है आप जाइए, लेकिन मेरी माता जी अंदर से निकल आई, और जैसे मेरे महान पिता थे उसी तरह मेरी माँ थी। उन्होंने कहा, अरे हमारी चौखट पर कभी किसी गरीब का खून नहीं गिरा तुम्हारे बाप के जमाने से, ये बेचारी रो रही है, तुम इसकी बात नहीं सुन रहे। मैं समझ गया कि अब मुझे कुछ संघर्ष करना ही पड़ेगा। तो मैं उसको लेकर के हमीरपुर गया, और उस समय जो तत्कालीन जिलाधिकारी थी बहुत ही ईमानदार और महिला ही थी, डॉक्टर उमा वर्मा। तो मैंने कहा इसके साथ ऐसा हुआ है और मामला संगीन है, विधायक ने किया है सत्ताधारी दल की। तो उन्होंने कहा कि कुंवर साहब, मैं भी महिला हूँ, ये भी महिला है, अगर आप बुरा न माने तो हम अलग कमरे में बैठ के बात कर लें। हम बिल्कुल कर लीजिए। उनको लगा मामला सही, और उन्होंने विधायक के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत करा दिया। रात में 10 बजे SP और DIG मेरे पास आए कि हम हाथ जोड़ते हैं,
हमारी पर बड़ा दबाव, इस मामले को आप विड्रा कर लो और आपका सम्मान रहेगा और हम आपकी शर्तें हम। देखिए, मेरे बाप ने मुझे एक चीज़ सिखाई कि युद्ध के दो ही परिणाम होते हैं, विजय या वीर गति। जी। उसमें समझौता कहीं पर नहीं है, क्योंकि ये एक अबला की उसका मामला है, इसलिए मैं इस पे कोई समझौता नहीं करूँगा। हम लोगों के 60 लोगों की गिरफ्तारी हो गई, भयानक लाठीचार्ज हुआ, इनकाउंटर करने की कोशिश की, बड़ा वो मतलब चर्चित मामला रहा। काफी दबाव बनाया गया, आपको और- जेल तक जाना पड़ा। हाँ, इतना चर्चा था। हमारे 60 लोग हमीरपुर महोबा की जेलों में रहे, कई दर्जन मुकदमे लगाए गए और मेरे ऊपर तो आप मानिए कि लगभग 150-200 लाठियां पड़ी होंगी। एसपी ने जब मेरी माँ को गाली दी तो मैंने उसका कॉलर पकड़ लिया। हम कहा, तुम एसपी होने के बाद बदतमीज हुआ, मैं एक फौजी और किसान का बेटा हूँ, मैं तुम्हारे जैसे बदतमीजों के लिए जन्म से ही टेढ़ा हूँ। और उसको पटक के गिराने की कोशिश की तो वो चिल्लाया कि तुम लोग तमाशा देख रहे हो। एकदम लाठीचार्ज शुरू हो गया। थोड़ी देर में आंखों के सामने एकदम अंधेरा आया। 22 जनवरी की रात थी, मुझे याद है। और इसके बाद मैं चक्कर खा करके गिर गया, बेहोश हो गया। तो मैं जेल पहुंचा। बुंदेलखंड के महान लोगों ने बड़ा साथ दिया, देश के सारे बड़े बड़े नेता गए, बहुत बड़ी बड़ी रैलियां हुई और बाद में तब न्यायपालिका में भी बड़ा निष्पक्ष और अच्छे होते थे। मैं आपको समय का मैं थोड़ी सी एक घटना बताता हूँ। हमारे वकील ने कहा कि जो जज हैं खरे साहब, वो बहुत ईमानदार हैं, जमानत नहीं देते, थोड़े दिन आप जेल में ही रहिए। तो हर महीने जेल का मुआयना करने एक जज आता है, सीजीएम आता है, वो छुट्टी में था तो दूसरे जज आए। उन्होंने पूरे जेल का मुआयना किया और मुझसे पूछा जेल अधीक्षक से, कुंवर बादशाह सिंह के दर। तो मैं पहुंचा, नमस्कार हुई तो बोले, आप जमीन में क्यों लेटे हैं, आपको बिया वो मिला होगा आपको विधायक के नाते। तो मैंने कहा, नहीं मैं बिस्तर में उसमें पलंग में नहीं लेटता, इसलिए जमीन पर लेटा हूँ। उन्होंने मुझे एक गीता की किताब दी कि आप इसको पढ़िए और जमानत क्यों नहीं आप करवा रहे। मैंने कहा, खरे साहब है, वो जमानत देते ही नहीं। तो बोले, क्या खरे साहब इंसाफ की हत्या कर देंगे जी। अब जब वो गेट से निकल गए तो जेल अधीक्षक ने कहा, बधाई कुंवर साहब। मैंने क्यों? बोले, यही खरे साहब थे, सीजीएम साहब थे नहीं छुट्टी में, तो आज ये आए थे। तो हमारे वकील ने एक मुकदमे की जमानत मांगी और जज साहब ने कहा कि मूल्यवान बादशाह सिंह के सारे मुकदमों की जमानत दी जाती। एसपी वहीं पर खड़ा था क्योंकि सरकार लड़ रही थी। तो उन्होंने कहा, सर उनका वकील एक की जमानत मांग रहा है, और कोर्ट उठी और अंदर चली गई। और मैं इस तरह फिर अपने लोगों के बीच में पहुंच गया और बहन मानवती को इंसाफ मिला। तब उन्हें इंसाफ मिला, काफी चर्चा में रहा ये। हाँ, एकदम। बीबीसी लंदन, वॉइस ऑफ अमेरिका, इंडिया टुडे, माया, रविवार। और आप ताज्जुब मानेंगे कि 1 महीने तक बार ने हड़ताल की, जबकि बार का मैं मेंबर नहीं हूँ। और 1 महीने तक बाजारें बंद रही। तो बुंदेलखंड में बड़े दिल के लोग हैं, सच्चाई और अच्छाई के लिए वो साथ देते हैं। इस घटना के बाद फिर से एक और ऐसी बड़ी घटना घटी थी, दशहरा कांड। हाँ, दशहरा कांड भी काफी चर्चित रहा, तो उसके बारे में आप कुछ बताइए, क्या क्या था दशहरा कांड? दशहरा कांड बहन जी ये था कि हमारे मौदाहा में हर वर्ष दशहरे का त्यौहार मनाया जाता है और उसमें रावण का पुतला, एक प्रजापतियों का मोहल्ला है, कुमरौडा कहते हैं, वहाँ पर फूका जाता है। लेकिन पता नहीं सरकार को क्या लगा, बोले इस साल वो रावण का पुतला नहीं फूकेगा, ना जुलूस निकलेगा। तो लोगों की मायूसी आ गई, क्या करें। तो हम कहा, रोज रोज मरने से अच्छा है कि सच्चाई अच्छाई के लिए लड़ते हुए मर जाओ, कायरों की भाषा मत बोलो, नीचे की सरकार मत देखो, ऊपर भी एक सरकार है। हम निश्चित रावण का पुतला फूकेंगे, निर्धारित रास्ते से जुलूस निकालेंगे। उस पर प्रशासन ने एकदम पूरी 144 धारा लगा दी। लेकिन वहाँ तो इतने बहादुर लोग हैं, कई हजार लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई, बाकायदे 144 धारा को तोड़ के जुलूस निकला, रावण का पुतला फूका, गिरफ्तारी की कोशिश की तो भीड़ ने पथराव कर दिया, उसमें तमाम अधिकारी घायल हो गए। 28 साल बाद उसका फैसला आया और हमको नीचे की कोर्ट से 2 साल की सजा हुई। लेकिन जब उसकी ऊपर अपील हुई तो 4.5 महीने बाद वो ऊपर से सारे 13 के 13 लोग जो उसमें अभियुक्त बनाए गए थे दोष मुक्त हो गए। सर, पृथक बुंदेलखंड राज्य की मांग को लेकर आप आंदोलन रख रहे हैं, क्या है ये मांग? मैं
मैंने ये देखा कि राजनीति के क्षेत्र में रह करके एक सीमा से ज्यादा काम नहीं हो सकता जी आज गांव उजड़ रहे हैं, जो सच्चाई है। जी आर्थिक असंतुलन बढ़ रहा है, अमीर और अमीर होता जा रहा है और गरीब होता जा रहा है। आम व्यक्ति की उपेक्षा हो रही है। तो राजनीति से हटके हमने एक गैर राजनीतिक सामाजिक संगठन बनाया, बुंदेलखंड इंसाफ सेना। जी बड़े दिल के लोग हैं, सब लोगों ने बड़ा उसमें हाथ बटाया। तो हमने 21 व्यायामशालाएं खोली। जी लड़के सुबह उठेंगे, कुछ आर्मी में जाएंगे, कुछ पुलिस में जाएंगे जी और हट्टे कट्टे रहेंगे, खेती में हाथ बटाएंगे। और महोबा एक जगह है जो जिला मुख्यालय है, वहाँ 400 एकड़ में झील है, मदन सागर। जी जी आप कभी देखिए, पूरा शहर उसी का पानी पीता है। जी। तो 10 लाख नगर पालिका ने, 10 लाख वहाँ की जिलाधिकारी ने खर्च किया, लेकिन जलकुंभी वहाँ की साफ नहीं हो पाई। बुंदेलखंड इंसाफ सेना के स्वयं सेवकों का वहाँ 25 दिन कैंप रहा। 10,000 ट्रक से ज्यादा जलकुंभी साफ करके हमारे बुंदेलखंड के लोगों ने उस झील को बिल्कुल निर्मल और साफ कर दिया। इसी तरह एक भगत बाबा का स्थान है मौदाहा के पास, आप जाइए, उधर एक लरौंद गांव है। तो मैं जब चुनाव लड़ रहा तो गांव के लोगों ने कहा कि साहब इस नहर को अगर 1 किलोमीटर आगे बढ़ा दिया जाए तो हमारे गांव की खेती सिंचित हो जाएगी। मैं चुनाव जीत के जैसे गांव में जा रहा था तो मुझे ध्यान आया कि ये वादा तो अधूरा रह गया। तो मैंने वहीं पर कैंप लगाया, सबसे अपील की और चीफ इंजीनियर को बुलाया। बोले साहब बजट नहीं है। मैंने कहा मैं जानता था तुम क्या बोलोगे, पर हम लोग इंजीनियर नहीं है, तो कोई इंजीनियर भेजो तो इधर वो बता दे कितनी गहराई रहेगी, क्या रहेगी, और आप ताज्जुब मानिए उसको देखिए कभी। 17 दिन के अंदर वो नहर खुद गई और आज उससे उस गांव के आदमी पानी पी रहे हो। मेरी सोच क्या थी कि एक गांव के लोगों को पानी मिलना है तो उसी गांव के लोग श्रमदान करेंगे। तो टेंट लगाया, 2 महीने तो श्रमदान चलेगा ही। लेकिन हमसे ज्यादा इस देश का व्यक्ति, आम आदमी सोचता, उसको मंच नहीं मिला अपनी क्षमता का प्रदर्शन करने का। हमसे ज्यादा कहीं राष्ट्र की चिंता और समाज की उसे तमाम गांव के लोग आ गए। कोई चना ले आया, कोई दूध ले आया, कोई सब्जी पूरी ले आया, और जिनको एक बूंद पानी नहीं मिलना था सबने श्रमदान करके वो नहर बना दी। आप कभी जरूर जाइए, मौदाहा से मुस्करा रोड में 8वें किलोमीटर पर है। आज लरौंद गांव के लोग उससे पानी पी रहे हैं। हम हर साल कम से कम 150 से 200 गरीब बेटियों की, हर जाति की, हर धर्म की शादियां कराते, जो कि मेरी कोई बेटी नहीं है। 10, 20, 30 हजार, 50 हजार महिलाओं को धोतियां, कंबल, स्वास्थ्य शिविर, अच्छे ऊर्जावान युवा बुंदेलखंड। और जो हमारी मेन समस्या थी, खुशहाली का संदेश, बुंदेलखंड प्रदेश। क्योंकि जब देश को आज़ादी मिली तो हमारे जितने राजा थे, मैं आपको उसका भेज दूंगा, उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, हम राष्ट्र के व्यापक हित में अपने राज्य और जागीरों का भारतीय संघ में विलय कर रहे हैं, पर हमारी भाषा अलग है, हमारा रहन सहन अलग है, हमारी परंपराएं अलग है, हमारी समस्याएं अलग है, और भौगोलिक स्थिति भी हमारी सबसे अलग है, संस्कृति भी सर बुंदेलखंड। हाँ, इसलिए अलग राज्य बनाया जाए। और उसके तहत जब स्वर्गीय वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री थे, मैं उसकी कॉपी भैया से भिजवाऊंगा, एक एग्रीमेंट हुआ जिसके तहत विंध्य प्रदेश नाम का एक राज्य बना और 9.5 साल वो राज्य चला। कामता प्रसाद, स्वर्गीय कामता प्रसाद सक्सेना उसके पहले मुख्यमंत्री बने, फिर स्वर्गीय गोविंद नारायण सिंह बने। 9.5 साल बाद उसको तोड़ करके आधा उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश मर्ज कर दिया गया। अंग्रेजों के जाते समय जो बांदा और झांसी में कताई मिलें थी वो बंद हो गई। बुंदेलखंड में हीरा निकलता है, यूरेनियम है, डोलोमाइट है, राक फास्फेट है, जिससे डीएपी यूरिया बनती है, गोरा पत्थर है, हर चीज वहां पर है। शीशम, सागौन, चंदन तक के जंगल हैं वहां पर। जल से भरे हुए कम से कम 20 बड़े बड़े बांध हैं। इतनी सब क्रेशर है, गिट्टी है, बालू है, खजराहा जैसा पर्यटक स्थल है, चित्रकूट जैसा तीर्थ स्थान है, ओरछा जैसा तीर्थ स्थान है। हम लोग प्रति वर्ष 45 से 50 हजार करोड़ रुपया उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और केंद्र की सरकार को देते हैं। पर मुझे बड़ा दुख है कि देश को आज़ादी मिली, आज हम लोग गुलाम जैसी जिंदगी जी रहे। हमारा पैसा जाता है, हम लोगों को कुछ नहीं मिलता। और 21 विधायक होते थे जब मैं विधायक होता था। बाद में चूंकि जनसंख्या के आधार पर परसीमन हुआ तो उनको तोड़ करके 18 कर दिया गया। मेरा मन पीड़ा से छटपटा के रह गया कि विकास न होने के कारण हमारे लोग गुजरात, दिल्ली, पंजाब, जहाँ कुछ भी नहीं है, पलायन कर गए, और उसमें से बहुत से लौट करके नहीं आए।
तो जब 21 विधायक विकास नहीं कर पाए तो 18 बचे। और यही नहीं, बुंदेलखंड इंसाफ सेना ने जब देखा कि हम लोगों को लोग हल्के में ले रहे तो हम लोग चुनाव लड़े, तो आधा दर्जन जिला पंचायत सदस्य पहले झटके में ही जीते, आधा दर्जन नगर पालिका और नगर पंचायतों में आई। लेकिन तब मुझे लगा कि भारत की राजनीति कहाँ से कहाँ आ गई है, बड़ी मछली छोटी मछली को कैसे खा जाती है। क्योंकि मैंने कभी सदस्यता शुल्क नहीं लिया, ना कोई उसकी मेंबरशिप हुई, न चंदा लिया, केवल हमारे लोग बैठ करके तय कर लेते थे तुम्हें ये करना है, तुम्हें ये करना है। तो ये हुआ कि अकेला आदमी यही सब कर रहा है। जंतर मंतर में भी हम लोगों ने बड़े बड़े धरने दिए, वहाँ जो हमारे बुंदेलखंड के लोग मलिन बस्ती हो, ये के चंद्रशेखर राव जी ने मेरे साथ कार्यक्रम किए, हमारे अच्छे जानने वाले। तब स्वर्गीय अजीत सिंह ने मेरे साथ कई कार्यक्रम किए हैं। तो वो भारत प्रदेश की बात करते थे, वो तेलंगाना की बात करते थे, हम बुंदेलखंड की बात करते थे, एक कोडरगू उड़ीसा की बात करता था, एक विदर्भा की। तो हम लोगों ने ये सरदार मनिंदर जी सिंह बिट्टा, सारे लोग हमारे तो बड़े बड़े वहाँ पर कार्यक्रम किए हम लोगों ने। लेकिन कुछ लोगों को लगा कि एक छोटा क्षेत्रीय दल उभर रहा है, ये भविष्य में हमारे लिए खतरा हो सकता है। तो तमाम मुकदमे लिखना, एक दो बार हमको जान से मारने की कोशिश की गई, तमाम साजिश रची गई। तो जिस तरह बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, लेकिन सत्य कभी पराजित नहीं होता है। तो जैसे आप सिनेमा देखते हो ना, मूवी में तो आता है कि 3 घंटे में कमजोर सा व्यक्ति बड़े बलशाली विलेन को खत्म कर देता है, और हकीकत की दुनिया में कदम कदम पर विलेन ही जीतता है। हम तो वो सौभाग्यशाली लोगों में हैं कि जो कुटिल चालों के शिकार तमाम हमारे जैसे लोग आज इस दुनिया में नहीं रह गए। मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन मैं फिर भी अपने लोगों की कृपा से बचा। इसलिए मेरी सफलता ये नहीं है कि मैं राजनीतिक व्यक्ति हूँ, मेरी सफलता ये है कि मैंने अपने अंतरात्मा की आवाज़ पर काम किया और राजनीति की तमाम स्थापित परंपराओं को उड़ा दिया। मैं माला नहीं पहनता, मेरी कहीं होर्डिंग नहीं मिलेंगी आपको, मैं कभी घोषणाएं नहीं करता। फिर भी कितने महान लोग मुझे मिले कि उन्होंने मुझसे जो राजनीतिक जीवन में भूल भी हुई, क्योंकि मेरा प्रशासन ने बड़ा उत्पीड़न किया, तो उनके प्रति मेरे मन में गुस्सा और नाराजगी थी और बदले की भावना भी थी। तो जब मैं पहली बार विधायक हुआ तो लगता था कि जैसे आंधी आ रही हो, कहीं पर कोई भी मामला हो, कितना भी बड़ा अधिकारी हो। कई गाँव में 20-30 गाँव आपको मिल जाएंगे कि हम लोगों ने बिजली लगवाई। हमारे लोग ही जाते थे वहाँ पर ट्रैक्टरों में, ट्रालियों में, 4-4, 500 लोग रस्सा लेके, सब्बल लेके, जहाँ भी बिजली का सामान रहता था उसको उठा लाते थे। नगर पंचायत में हमारे लोग रहते थे, वो गांव उसको बिजली लगवा देते। उसी में एक मामला हुआ था, तो हमारे भाजपा का विधायक ही छोटे लाल वर्मा 8 दिन मेरे खिलाफ धरने पर बैठा रहा। तो कलराज मिश्र जी बहुत अच्छे नेता हैं, प्रदेश ने फोन किया कि अरे भाई बादशाह सिंह खंभे वापस कर दो। भाई साहब, कोई सोना थोड़ी है कि मैंने उसको अपने उसमें उपयोग कर लिया। वो खंभे तमाम गरीब लोगों के यहाँ जो बिजली नहीं थी, पूरे गांव का विद्युतीकरण है, नहीं मैंने वादा किया था, उन्हें थूक के चाटने वाला आदमी ने उन गांव में गढ़ चुके हैं, अब मैं वो वापस नहीं करूंगा। तो इस समय जो प्रमुख सचिव स्वास्थ्य हैं आपके आलोक कुमार, वो डीएम थे महोबा के, ईमानदार और अच्छे आदमी हैं। तो उनसे कहा गया कि आप बात कर लो, तो हंसते हुए उन्होंने कहा कि वैसे ही उनके अंदर से आग निकलती है, गुस्से से भरे रहते हैं, आदमी अच्छे हैं, पर मुझे नहीं लगता कि वो वापस देंगे। तो इस वजह से मीडिया ने हमको हमेशा अपने ढंग से प्रस्तुत किया, लेकिन मैं क्या हूँ, स्वयं का मूल्यांकन व्यक्ति अपने से ज़्यादा अच्छा कर सकता है। और जब तक कोई भी व्यक्ति अपनी नज़र में नहीं गिरता, तो आज के इस दौर में हमने कुर्सी को छोटा माना और देश को बड़ा माना। जाति और धर्म से हट करके सेवा के हिसाब से काम किया, और मेरी तमाम उपलब्धियां हैं। मैं मंत्री जो बुंदेलखंड इंसाफ सेना है, उसमें कहा जाता था, बुंदेलखंड में एक चर्चा है काफी, और वो हालांकि रिकॉर्डेड नहीं है आपका बयान, कि उसमें करीब 13,000 सशस्त्र लोग शामिल थे। ये बड़ा चर्चाओं का विषय, और आपने कई बार कहा कि हमीरपुर प्रशासन जब चाहे कुंवर बादशाह सिंह से टकरा सकता है, संघर्ष ले सकता है। ये क्या मामले रहे? मेरे पिताजी कहते थे, कायर, कमजोर और बीमार न देश का भला कर सकते, न समाज का भला कर सकते। हर व्यक्ति ईश्वर पर थोपना, कायरता और समस्या से पीछे भागना है।
जो व्यक्ति सामने है, जो समस्या सामने है, अगर उसका उचित समाधान आपके पास है तो अब व्यापार तो कर नहीं रहे कि उसमें फायदा क्या होगा, नुकसान क्या होगा। आज भी मैं 11.5 साल से कुछ नहीं हूँ, लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूँ कि मैं जिस कार्यक्रम में जाऊंगा वहाँ सबसे ज्यादा मीडिया ने तो दिखाया कि मेरे ऊपर बहुत मुकदमे हैं, आप ही दिखाते रहते हैं कि 88 मुकदमे हैं। मैं आपके बीच में कह सकता हूँ कि वर्तमान में मेरे ऊपर एक भी कोई मुकदमा किसी अदालत में विचाराधीन नहीं है। दूसरा, मैं ये भी कह सकता हूँ कि मेरे जीवन में मेरे ऊपर कभी हत्या, डकैती, लूट, अपहरण, बलात्कार, चोरी का मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, लिखा ही नहीं गया। दूसरा, मैं ये भी कह सकता हूँ कि हम और हमारी टीम पर कभी किसी की जमीन मकान पर कब्जाने या धमकाने का मुकदमा नहीं लिखा गया। शायद मीडिया में हमको समझने वाले लोगों की कमी रही और शुरुआत में ये रिश्ते बिगड़ गए, उन्होंने हमारे खिलाफ अपना दिखाना शुरू किया और जवानी में जोश होता है आदमी में, तो मैं भी अपना कह देता था कि बहुत अच्छा, जो कुछ छापना है छापते रहो। और आपको मैं एक और बात बताऊं, मैं राजनीति में हूं, बरसों से मैं अखबार नहीं पढ़ता जी। हाँ, आपको भरोसा नहीं होगा, चैनल में बहुत ही कम देखता हूँ, क्योंकि दैनिक जागरण जैसे प्रतिष्ठित अखबार ने जब ये संपादकीय छाप दी कि किसानों का कर्ज माफ करना उनको अफीम देने के और आदत उनको अपना कायर बनाने के समान होगा, मेरा मन पीड़ा से भर गया जी। आज देश में सबसे ज्यादा संकट के दौर पर किसान गुजर रहा है जी। हम महोबा जिले के बहुत बड़े किसानों में गिने जाते हैं जी। एक नंबर की अच्छी जमीन है जी। पर मुझे इस सच से कोई गुरेज नहीं है कि अगर मेरे ताकतवर दोस्त जो देश के कोने कोने में बैठे वो मदद ना करें तो इतनी बड़ी खेती से एक अच्छे परिवार का खर्चा भी नहीं चल सकता। तो आज जो तमाम समस्याएं वो बेहद गंभीर है। बड़े नेताओं के लड़के गांव के स्कूल में पढ़ते नहीं, वो तो जहाँ विधायक हो गए तो बंबई दिल्ली विदेश चले गए। गांव में जो स्कूल है उसमें टीचर आते नहीं, प्राथमिक शिक्षा ना के बराबर है। तो जब किसी मकान की बुनियाद ही टेढ़ी हो जाएगी, मैंने अपने 3 कॉलेज बनाए पिताजी के नाम से, मैं आपके सामने ईश्वर को साक्षी मान के कह सकता हूं कि मैं उससे कभी कोई पैसे नहीं लेता। कोशिश करता हूं कि इंटर के बाद मैं नहीं पढ़ पाया जी। तो मेरे क्षेत्र के लोग पढ़े और आगे बढ़े, वहां कभी नकल नहीं होती, कुलपति महोदय बता देंगे वहां पर अनुशासन में कोई का। और गरीब लड़के जो रहते हैं उनको अगर फीस नहीं है तो उनके देश ही पढ़ा, क्योंकि मैंने बचपन में गरीबी भी देखी है, भूख भी देखा है और प्रशासन और बड़े लोगों का अत्याचार सहा है। तो मैं नेता नहीं हूं, लेकिन मेरा सौभाग्य है कि मेरे जैसे संघर्ष करने वाले सैकड़ों लोगों, आज ज्यादातर लोग इस दुनिया में नहीं हैं और मैं बच गया। सर, आपके ऊपर जो आपराधिक मामलों की जो संख्या है वो करीब 88 से ज्यादा गिनाई जाती है, क्या वास्तविकता है? ये जो तमाम मसले गिनाए जाते हैं, मामला जो हैं सोशल मीडिया पे चल रहे हैं, अखबारों पे चल रहे हैं, टीवी पे चल रहे हैं, इनकी वास्तविकता क्या है? देखिए क्या है, एक होता है प्रचार, एक होता है दुष्प्रचार जी। तो आज जो मीडिया की स्थिति है, जैसे किसी ने कहा कि बस आप देखिए जैसे 20 चैनल आ रहे हैं, आप चलाइए, सब में एक खबर आएगी, 6 महीने आसाराम बापू, 6 महीने राम रहीम, 4 महीने रामपाल बाबा, 4 महीने सुशांत राजपूत। आप ये बताइए विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में जहां हर साल 30 से 40 हजार किसान आत्महत्या कर रहा है, जहां और तमाम गांव की गली की सड़क की समस्याएं, तो पहले ये होता था, मैं शुरुआती दौर में जब चैनल आए हैं मुझे याद है, छोटे छोटे कस्बों में और जिले स्तर पर सबके संवाददाता होते, आज वो सब खत्म हो गए। अब तो ये रहता है कि स्टूडियो में आप 10 चैनलों को देख रहे हैं, उनमें जो खबर उठती हुई दिखाई दी तो आपने भी एकदम बड़ी खबर दिखा दी, उससे कहीं ना कहीं निष्पक्षता पर प्रश्न चिन्ह लगे हैं। सर, एक सवाल और है हमारा जी, आपने विवाह का निर्णय इतना लेट क्यों लिया? काफी लंबे समय बाद आपने अपना विवाह किया। तो जवाब नहीं आया है अभी। एक मिनट, उस पे जवाब नहीं आया है। बुंदेलखंड इंसाफ से नहीं कि मुकदमे में पहले उसका जवाब आया, मुकदमे नहीं है अभी तक, उसको क्लियरिफिकेशन कर दिया, वो सबसे ज्यादा हाईलाइट करना है आप लोग को जी। सर कंटिन्यू। जो आप जवाब दे रहे थे, जो आपने क्वेश्चन पूछा कि मुकदमे नहीं है, उसको सबसे ज्यादा हाईलाइट करना है कि मेरे ऊपर आज में कोई मुकदमा नहीं है, किसी अदालत में मुकदमा नहीं है, उस बात को जोड़ देकर। जी सर।
तो वो तो मैंने आपको पहले ही बता दिया मुकदमों के बारे में जी कि आज हिंदुस्तान की किसी अदालत में जी। हमारे ऊपर ना कोई मुकदमा विचाराधीन है, हम्म। ना किसी पे कार्रवाई चल रही है, और मेरे ऊपर पूरे जीवन में कभी हत्या का, डकैती का, लूट का, अपहरण का, चोरी का, बलात्कार का मुकदमा पंजीकृत ही नहीं हुआ। जी या तो गुंडे बदमाशों के खिलाफ जी उनको बुला के पंचायत में डांटा गया, मुर्गा बनाया गया, जी लिखित में लिया गया कि दोबारा तुम ऐसा नहीं करोगी, या जो जी। गरीबों से मनमाना ब्याज और सूदखोरी करते हैं उनसे पूछा गया कि भाई आप सरकार को टैक्स दे रहे हो, रहमदारी आप सोना चांदी रख रहे हो, जमीन कहाँ है, और नहीं है तो आपने 30,000 दिया तो 90,000 उसका ब्याज कैसे हो गया, ये सब नहीं चलेगा। जी हमारे यहाँ जैसे बहुत बड़ा जुए का क्लब चलता था मौदाहा में, 10-20 जिले के जुआड़ी वहां थे, वो हमारे समय में ही बंद हुआ। जी। हमने कहा हम उसमें ताला डलवा दो, तो बड़ा दबाव पड़ा कि दोबारा आप चुनाव में, मैंने कहा मैं कभी चुनाव न जीतूं। मैं बुंदेलखंड के गरीबों के आंसू और आक्रोश की उपज हूँ जी। मैं अपने लोगों के साथ विश्वासघात नहीं कर सकता। मैं समाज के लिए कुछ बेहतर करके जाऊंगा, और मैं वर्तमान में नहीं जीता, मैं भविष्य के लिए जीता हूँ। मरने के व्यक्ति बाद या तो दुर्गंध या सुगंध छोड़ करके जाता है। जी। इस वक्त जितने भी मुकदमे आप पे चल, सारे मुकदमे से आप बरी हो चुके हैं, जितने भी मुकदमे थे अभी तक? कोई मुकदमा विचाराधीन नहीं, और कोई गंभीर किस्म का आपराधिक मुकदमा मेरे ऊपर दर्ज नहीं हुआ। मैं हमेशा स्वभाव से हटी और जिद्दी आदमी रहा, तो लगातार मैं सत्ता के अभिमान को चुनौती देता रहा, और सच बोलने का मैं आदी हूँ। अभी मैं आपको एक मजेदार घटना बताऊं, हंसी आ जाएगी आपको। ये 1.5 साल पहले की बात है। दैनिक जागरण में खबर आई कि मध्य प्रदेश स्थित कुंवर बादशाह सिंह के फार्म हाउस में जाली नोट छापे जाते हैं। वहां से एक व्यक्ति 72,000 रुपये लेकर के आ रहा था, और उसको एटीएस की टीम ने पकड़ लिया। हमने उसको नोटिस में नहीं लिया लोगों ने। दूसरे दिन छपा, तीसरे दिन छपा कि एटीएस की टीम मध्य प्रदेश स्थित उनके फार्म हाउस में तलाशी लेने जाएगी। मैंने अपने मध्य प्रदेश के कार्यकर्ताओं को फोन किया कि वहां कोई शराब नहीं पी सकता। मैं स्वयं कोई अपने जीवन में नशा नहीं किया, मैं मांस नहीं खाता हूँ, सारे लोग जानते हैं। तो मैंने कहा कि वहां महादेव का 1000 साल पुराना मंदिर है, तो तुम लोग 50 लोग वहां पर रहो, हथियारों से लैस रहना, पत्रकार रखना, वकील रखना। अगर वहां कोई जाता है तो पहले उसकी तलाशी लो कि अपने साथ ये लेकर के क्या आया है, वहीं पे ना कहीं रख दे कुछ। इसके बाद अगर वो गुंडागिर्दी करता है तो उनको अच्छी तरह से उनकी पिटाई करो और थाने में रिपोर्ट लिखा दो कि हमारे फार्म में बिना सर्च वारंट के आए थे, इतना रुपया और यहाँ से ये सामान लेकर के जा रहे थे। कोई नहीं गया। 5वें दिन फिर मैंने प्रेस वार्ता की, और मैं कहना चाहता हूं अपने नेताओं को, मैं कार्यकर्ता हूं, कि आज आप देखिए जो अपनी विधानसभा में गंभीर बात कर रहा हूं, 1945 में बनाई गई, अंग्रेजों की बनाई हुई। तब विधानसभाएं छोटी होती थी, जनसंख्या कम होती थी, उस हिसाब से मंत्रियों क्यों बनाए गए। आज आप 2023 में पहुंच गए हो, उस विधानसभा में पहले की तुलना में 4 से 6 गुना ज्यादा मतदाता हो गए। उस समय लोग भरी रहती थी, आज वो खाली पड़ी है। कहीं ना कहीं नैतिक मूल्यों में गिरावट आई है। इस पर गंभीर चिंतन मंथन करना होगा। धर्म और जाति के नाम पर देश में बहुत दिन तक खेल नहीं चल पाएगा। अमीर और गरीब के बीच में जो खाई है उसको पाटना होगा। आम आदमी का अगर लोकतंत्र पर विश्वास खत्म हो जाएगा, दिल्ली लखनऊ की खबर भूल जाएगा। हम लोग विधायक थे भैया, आप विश्वास नहीं मानोगे कि जब हम लोग हमीरपुर जाते थे, डांग बंगले में बैठते थे या कहीं बैठ जाते थे, 400-500 की भीड़। और जब कोई अधिकारी आता था तो बोले मौदाहा के विधायक जी हैं क्या, उन्हीं के साथ खाना खा लेना, उन्हीं के साथ बैठे रहना। आज जो बड़ी स्थिति है वो ये है कि नेता भी कहीं ना कहीं से राजनीति को सेवा ना करने के लिए अपनी सेवा में लगे हुए हैं, और धीरे धीरे आम व्यक्ति का राजनीति और नेताओं के प्रति विश्वास हटता जा रहा। सच बहुत कड़वा होता। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ, कोई माने ना माने, सच्चाई यही है कि एक डकैत था ददुआ, हमने नहीं उसको देखा, लेकिन लोग कहते हैं
कि बांदा चित्रकूट के जितने निर्वाचित जनप्रतिनिधि थे उससे कहीं ज्यादा गरीब लोग, आदिवासी और उस क्षेत्र के, उसके पास अपनी समस्याओं के समाधान के लिए जाते थे और वो गरीबों की मदद करता था। ऐसा लोगों में प्रचार प्रसार था। आप समझिए कि उस क्षेत्र के या बुंदेलखंड के राजनेताओं को डूब मरने की बात थी। आप चित्रकूट को देखिए, अगर वहां पर नानाजी देशमुख जैसा महान व्यक्ति न पहुंचा होता तो चित्रकूट में मुझे याद है एक अच्छा रेस्टोरेंट भी नहीं था, आने वाले लोगों के लिए खाने की व्यवस्था नहीं थी। हम लोग तो कुछ नहीं कर पाए, पर हमारे सौभाग्य से एक महापुरुष उस धरती में पहुंचा और चित्रकूट का कायाकल्प कर दिया। जहां दोपहर में तीर्थ यात्री लूट लिए जाते थे जानकी कुंड के पास, वो आपके लखनऊ के रेट के हिसाब से जमीनें बिक रही हैं। तो आज जिस तरह गाली गलौज होती है राजनीति में, आरोप प्रत्यारोप होता है, इतनी ज्यादा सत्ता और कुर्सी की भूख। मैं आपको सच बता रहा हूं, मैं कुर्सी में रहा तो मेरा स्वास्थ्य कम अच्छा रहा, हट गया तो ज्यादा अच्छा रहा। सर, अब राजनीति की बात आ रही, कुर्सी की बात आ रही है। बहुजन समाज पार्टी में कैबिनेट मंत्री थे, लेकिन उस समय आर्थिक अपहरण का भी मामला आपके ऊपर आया। क्या वास्तविकता थी उसकी? लोग जानना भी चाहते हैं कि कुंवर बादशाह सिंह के ऊपर ये आरोप कहाँ से आया है, जबकि आपके पास बुंदेलखंड जैसी एक जागीर, जो कहा जाए जनता का, जहाँ से प्यार मिलता है, आपको दुलार मिलता है। यह मामला क्या राजनीतिक विद्वेष के कारण था और आप 2016 के बाद जेल चले गए? उन सारे मुकदमों में दोष मुक्त हुआ जी। जिन अधिकारियों ने सत्ता के दबाव में हमारे खिलाफ झूठी गवाही दी थी वो जेल में बंद है। उनकी सजा हो गई कि आपने बिना आधार की झूठी गवाही दी। जी। एक बात जी। दूसरी बात, मैं मंत्री रहते हुए जी। कोई नहीं बता सकता दोस्त दुश्मन की हमने किसी से पैसा लिया। हम ईश्वर को साक्षी मान के कह सकते हैं कि हमने जो नौकरियां दी ऐसे गरीब लोगों को दी कि उनके पास किराया नहीं था जाने के लिए। हाँ, ये सच है कि वो मेरे कार्यकर्ता थे, हर जाति के लोग थे, हर वो थे। बुंदेलखंड में मैं श्रम मंत्री था, एक भी लेबर कोर्ट नहीं थी। तो झांसी के और बांदा के फैक्ट्री मालकों से जब उनका विवाद होता था तो कानपुर 3 नंबर कोर्ट में जाता था। 15-15 साल तक वो लड़ते रहते थे। एक मिल मालिक से एक मजदूर कहाँ तक लड़ सकता है जी। मैं जब श्रम मंत्री बना तो बांदा में लेबर कोर्ट की स्थापना हुई। 15 साल से उत्तर प्रदेश के मजदूरों का बेज नहीं बढ़ा था। मैंने 20% बेज बढ़ाया, बड़ा विरोध किया उसमें बिरला और बजाज की जो गन्ना मिल वाले हैं। हमने कहा भाई देखिए, मैं उद्योग मंत्री नहीं हूँ, मैं सपाट बात करता हूँ, मैं श्रम मंत्री हूँ जी। आपको फायदा नहीं हो रहा, आप मिलें बंद कर दीजिए। लेकिन मैंने जो बोल दिया, मजदूरों का 20% बढ़ेगा। हमसे पहले मजदूरों में, फैक्ट्रियों में जो यूनियन के लोग होते थे अध्यक्ष, ज्यादातर वो फैक्ट्री मालिक के पालतू लोग होते थे, जो मालिक की चिंता ज्यादा करते थे, मजदूरों की कम। मैंने कई नई वहां पर अपना दूसरी यूनियन रजिस्टर्ड करवाई। तो मैंने दावे के साथ मैं कह सकता हूं, और बड़ी खराब हालत थी, तनख्वाह के लिए पैसा नहीं था। मैं पहला श्रम मंत्री था उत्तर प्रदेश का। आप जाके देख लो कि मेरे समय में मैंने माननीय बहन जी से निवेदन किया, और मैं कहूंगा कि वो एक अच्छी नेता है जी, काम में पूरी एकदम गंभीरता से लेती है। और मैंने उनसे कहा कि बहन जी, अगर 1 करोड़ से ऊपर के जितने एस्टीमेट हैं सरकारी और निजी, उन पर अगर 1% श्रम विभाग के लिए ले लिया जाए तो उससे श्रम विभाग की जो प्रदेश से बार बार डोनेशन मांगो खड़े रहो, इसकी हालत ठीक हो जाएगी जी। और उससे हम लोग मजदूरों के लिए भी तमाम योजनाएं बनाएंगे। मेरे समय में लागू हुआ जी जी। और 500 करोड़ रुपया में वहां पर छोड़ करके गया, जिससे ESI से लेके तमाम काम चले। लेकिन मैंने कभी ना बड़ी होर्डिंग लगाई, ना विज्ञापन दिए, ना ये बताया कि मैंने भारत की तस्वीर बदल दी। क्योंकि जब मैं पत्थर नहीं लगाता तो मुझसे, जब मोधा बांध बना तो चीफ इंजीनियर ने बोला कि साहब एक बड़का पत्थर लगा दूं। क्यों लगा दो, मरे लोगों के पत्थर लगाए जाते, मैं तो जिंदा हूँ। और लाखों लोगों के टैक्स से बांध बनाया, सबका नाम तुम लिख नहीं सकते। तुम रहने दो, अभी तुम दिखाओगे कि इतने का टेंट आया, इतने का पंडाल आया, इतने के समोसा मिठाई आए, इतने का लाउड स्पीकर आया, इतने के पत्रकार आए, तो खामों का इस परियोजना में 50,000 से 1 लाख को लगा दोगे। जैसे विधायक लोग बड़े बड़े गेट बना देते हैं विधायक निधि जी जी। ये क्या अच्छी परंपरा है क्या? एक गेट में 15 ठोर हैंड पाइप लगाई जा सकते थे उस समय जी। और एक हैंड पाइप से 10 परिवार पानी तो पाते ही पाता है।
तो यह तो नोएडा गाजियाबाद की तरह हमारा विकास हो गया हो, तो हमारे पास भी लेकर के आए कि साहब ये 10 लाख में एक गेट बने हुए, हट कोई आला उदल का तो नाम जानता नहीं है, उनकी समाधि नहीं मिल रही ढूंढने में, बादशाह सिंह कहाँ लगता है। तो मैंने कहा ये कतई नहीं करूंगा, मैं इसमें हैंडपाइप लगाऊंगा। तो जब हम ये देखेंगे कि ये हमारा रुपया नहीं है, ये समाज का पैसा, एक तो विधायक निधि नहीं होनी चाहिए, इससे कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधियों की छवि प्रभावित हुई है। अब दुर्भाग्य देखिए, जो बेईमान हैं, चोर हैं, वो चापलूस भी बहुत अच्छे होते हैं। जैसे ही सरकार बनेगी वो गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं, झंडे बदलते हैं, वो सुरक्षित रहते हैं। हमारे जैसे जो बिल्कुल 1800 फौजी परिवार के आदमी है, तो हमारी ईडी ने जांच की, हमारी विजिलेंस ने जांच की, हमारी SBI ने जांच की, हमारी लोकायुक्त ने जांच की। अक्खड़ और बेबाक बात के कारण मैं कभी हमीरपुर जेल, कभी महोबा जेल, कभी बांदा जेल, कभी लखनऊ जेल में रहा, पर परिणाम क्या हुआ? सारे मुकदमों में मैं जीत करके आया, निर्दोष साबित हुआ। लेकिन इस लड़ाई में हमारा कितना रुपया बर्बाद हुआ, कितना समय बर्बाद हुआ। मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे, मेरी पत्नी राजघराने की है, जब से शादी हुई उसको कभी सुख नहीं मिला, इसीलिए मैं शादी नहीं करना चाहता था। पर मेरी माँ की जिद के कारण 32 वर्ष में मुझे शादी करनी पड़ी, और उसकी उम्र उस समय 16 साल थी। तो आज मैं ये कहना चाहता हूँ कि कई बेईमान आदमी मिलकर के अगर कोई सिद्धांतवादी आदमी कोई काम करना चाहता है सच्चे मन से, तो उसको घेर करके मारने की कोशिश करते हैं। जैसे अभिमन्यु को मार दिया गया, आज भी वो समाज में किसी न किसी। सर, आपको भी राजनीतिक, जब आपका माहौल रहा, आप 4 दशक से राजनीति में सक्रिय है, तो कई बार ऐसा भी रहा कि आपके ऊपर भी हमले हुए हैं। कुछ ऐसे वृतांत होंगे जो हमारे दर्शक सुनना चाह रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ। तमाम आपके जो राजनीतिक विद्वंती थे वो आपको मारना चाह रहे थे, क्योंकि आप बुंदेलखंड का आज भी एक सशक्त चेहरा है। देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, मेरे साथ के बहुत लोग मारे गए जी, हमारे ऊपर भी हमले हुए और भयानक हमले हुए जी। पर आप जानकारी कर लो, मैं जमीन में नहीं लेटा। ऐसे ही एक कार्यक्रम में मैं ग्यूड़ी गांव में था, तो एकदम भयानक गोलियां चलने लगी, दंगल के उसमें था। तो हमारे लोगों ने कहा भैया को घर के अंदर कर दो। मैंने कहा मेरे बाप ने ये नहीं सिखाया, मैं किले का फाटक हूँ, पहले फाटक टूटेगा तब दुश्मन किले के अंदर जाएगा। मेरे साथ जो हैं इनकी जिंदगी की जिम्मेदारी, और मैं बिल्कुल खड़े होकर के न जमीन पर लेटा, वहां हजारों लोग बता देंगे, वो हमसे संख्या में 4 गुना ज्यादा थी, मैं अपना ललकारता रहा। इसके बाद लोगों ने कहा आप जाइए, हमने कहा नहीं, मैं 3 दिन घर में रहा मुकदमा लिखने के बाद। एक बार और ऐसे मामले में मुझे थाने में गिरफ्तार किया गया, जब काशीराम जी का निधन हो गया था, मायावती जी उनकी अस्थियां आ रही थी, उस दिन की घटना है। 10 से 15 हजार लोगों ने थाने में हमला किया। क्या हुआ कि मुझे ETV से फोन आया ब्रजेश भाई का कि क्या मेरी कुंवर बादशाह सिंह से बात हो रही। मैं कहा हाँ भैया पंडित जी प्रणाम, बोल रहा हूँ। बोले क्या आप पर हमला हो गया जानलेवा। मैंने कहा हाँ, ये चलता रहता है, बुंदेलखंड में खून और धरती का रंग एक जैसा है। बोले आप सुरक्षित हैं? बिल्कुल सुरक्षित हूँ मैं। तो बोले क्या है? मैंने कहा वही खाता ना वही जो सरकार कहे वही सही। मेरे ऊपर 3-7 का मुकदमा लिख गया है और मैं यहाँ पुलिस हिरासत में हूँ। तब तक DSP एक दौड़ा कि यू आर अंडर अरेस्ट, आप मोबाइल दीजिए। तो मैं शुरू से थोड़ा अलग ढंग का आदमी, हट तेरी हैसियत हमारे जूते के तल्ले के भी बराबर नहीं है। इतनी बेबाकी से कैसे आप प्रशासनिक अधिकारी को जवाब दे देते थे? क्योंकि मैं अपराधी नहीं हूँ। तुम लोगों ने संविधान में डर भय नहीं लगा कि वो प्रशासन में है, सरकार कई बार मैं मर के निकला हूँ। अभी मुझे कोरोना था, 72% लोग रो रहे थे। मैंने कहा मैं कैसे मर सकता हूँ, लाखों गरीबों की दुआएं मेरे साथ। तो मैंने कहा कि तेरी हैसियत नहीं मुझसे बात करने की, क्योंकि तूने सरकारी नौकरी पाते समय जो न्याय और निष्पक्षता और संविधान की रक्षा का वचन दिया था उसको तू बेच चुका है। तू पालतू कुत्ता बन करके, सत्ता का एजेंट बन करके काम कर रहा है। और एकदम भीड़ ने हमला बोला तो जब जाने लगा मैं, तो मैंने कही बाद में कहीं पुलिस इनका उत्पीड़न ना करे। तो एक काली स्कॉर्पियो था, वहीं पर SP खड़ा, वहीं पर सारे दिन उसके। मैंने कहा मैं अपनी इच्छा से आता हूँ और अपनी इच्छा से जाता हूँ। मेरे जाने के बाद मेरे किसी कार्यकर्ता का अगर उत्पीड़न हुआ
या बदले की भावना से कार्रवाई हुई। तो मैंने कहा मैं ईश्वर को साक्षी मान के कह सकता हूँ कि उस बेईमान अफसर के परिवार का मैं धरती के आखिरी छोर तक पीछा करूंगा। ये आप ऑन कैमरे बोल रहे हैं? हाँ हाँ, पर मैंने कहा कि अगर हमने कोई गलत काम किया है या हमारे किसी आदमी ने गलत काम किया है तो इस देश में न्यायपालिका से और संविधान से, कानून से बड़ा कोई नहीं है जी। लेकिन कानून की आड़ में अगर आप निर्दोषों की हत्या करोगे, उनको झूठा फंसाओगे, अपराधियों को बचाओगे, तो कहीं ना कहीं से उस गलत कार्य का जनता विरोध करेगी। क्योंकि अब हम गुलाम नहीं हैं, आजाद हैं। और इसके बाद में मैं अपना मध्य प्रदेश चला गया और बाद में न्यायपालिका ने बड़ी कृपा की, हमको अरेस्ट हिस्ट्री मिला और अदालत से मुकदमों में हम दोष मुक्त हुए। मेरे बताने का मतलब ये है कि कोई चुनाव लड़ता है तो बोर्ड पे लिखा रहता है कि युवा हैं 70 साल के, संघर्षशील, कर्मठ, ईमानदार, जन सेवक। तो कभी कभी ऐसे बोर्ड पढ़ करके हंसी भी आ जाती है कि ऊपर वाला अगर ऊपर से झांक रहा होगा तो वो भी सोच रहा होगा कि हमने तमाम प्रकार की संरचनाएं की हैं, पर मनुष्य को बना करके लगता है कहीं ना कहीं मैं भूल कर गया। लेकिन ये दुनिया अजब और गजब है। कुंवर बादशाह सिंह चुनाव लड़ते थे, उनकी होल्डिंग्स में क्या लिखा होता था, बैनर में, पोस्टर में क्या लिखा होता था इन शब्दों के अलावा? मैं बहुत कम, ये हमारे बैनर लगते थे, बहुत कम हमारी होर्डिंग लगती थी, बहुत कम लिखा जाता था। पर मैं आपको एक बात और मैं बता दूं, मैं साल में 2 बार, आप जाइए वहां बता देंगे, दरवाजे दरवाजे भ्रमण करता था। कहाँ गए दीनदयाल? भैया बाजार गए, मुझे खपरा रखो इनके दरवाजे में, बताना आपका विधायक आया था मिलने, राम राम कह गया है। फिर मैं बनाता था, कहाँ हैंड पाइप खराब है, कहाँ की बिजली का बिल ज्यादा आ गया है, कहाँ का ट्रांसफार्मर खराब है, कहाँ की पुलिया टूटी हुई है, कहाँ पर पुलिस लोगों को परेशान कर रही है। फिर मैं विधानसभा के न्याय पंचायत स्तर पर समस्या समाधान शिविर लगाता था। आज भी लोग उसको याद करते हैं, वो एक मिसाल थी। सारे अधिकारी वहां पर उपस्थित रहते थे, कोई ये नहीं हो सकता था कि फला नहीं है, हर विभाग के, और जनता रहती थी। हमने जो काम बताया है आपको, पहले से हमने समस्याएं दे दी थी, उसका क्या समाधान हुआ है ये आप उत्तर दीजिए। तो क्या है कि विश्वास के रिश्ते बहुत दिन तक चलते हैं। हर बाप कहता है ये मेरा बड़ा बेटा है, ये मेरा छोटा बेटा है, पर हकीकत में वो बेटा किसका है वो सिर्फ माँ जान सकती है। लेकिन एक विश्वास, एक भावना का संबंध पूरे जीवन उस परिवार को जोड़ करके रखता है, एक छत के साथ रहता है। और परिवार के बाद में फिर गांव बनता है, गांव से देश बनता है। आज जो हमारा अंतर्मुखी समाज हो गया, बड़े बड़े नेता जिस तरह से गाली गलौज करते, आरोप प्रत्यारोप करते केवल कुर्सी के लिए, कुर्सी तो बड़े बड़े सम्राटों की चली गई। क्या आने वाली पीढ़ी हमारी इन हरकतों को देख करके हमको अच्छे और सच्चे लोगों के रूप में याद रखेगी? आज हमारे साथ खास बातचीत करने को लेकर उत्तर प्रदेश की सियासत का एक बड़ा नाम, जिसे लोग आज भी कुंवर साहब के नाम से पुकारते हैं, उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री बादशाह सिंह आज हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने बड़ी बेबाकी से अपनी बात रखी। शासन, सत्ता तक उन्होंने वो सवाल खड़े किए जो इस राजनीति के परिवेश में लगातार बदल रहे हैं। उन्होंने 16 वर्ष की अवस्था में राजनीति में कदम रखा, लेकिन किस तरीके से उनके साथ शोषण और अत्याचार हुआ उस पर भी उन्होंने साफ खुलकर बोला। उत्तर प्रदेश का मानवती कांड, जिसमें कुछ सत्ताधारी दल, यानी कि जब वो भारतीय जनता पार्टी में विधायक थे, उन्हीं के पार्टी के द्वारा एक महिला के साथ बलात्कार का कांड हुआ और अपने ही साथी विधायक के खिलाफ वो प्रशासन के सामने अड़ गए और मुकदमा दर्ज कराने की मांग रखी। हालांकि प्रशासन बादशाह सिंह के आगे नतमस्तक दिखा और मानवती कांड में आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज हुआ। तमाम सत्ताधारी नेताओं की तरफ से, प्रशासन की तरफ से दबाव बनाया गया, लेकिन इस मानवता के पुजारी ने झुकना नहीं सीखा। बुंदेलखंड पृथक राज्य की मांग को लेकर अपनी समय समय पर आवाज बुलंद करते हैं, तो वहीं बुंदेलखंड विकास को लेकर उनके स्वर मुखर रहते हैं। साथ ही साथ इंसाफ सेना के माध्यम से उन्होंने बुंदेलखंड के लोगों के स्वाभिमान और सम्मान की रक्षा भी की। दशहरा कांड, हर आदमी उससे परिचित है, जिसको BBC लंदन तक जगह मिली। आज वही बादशाह सिंह अपनी पूरी बेबाकी से बात रख रहे थे और आपने सुना कि किस तरीके से उन्होंने प्रशासन के ऊपर कई सवाल खड़े किए और इसके साथ वर्तमान में 21वीं सदी में
जो राजनीति बदल रही है उन नेताओं पर भी उन्होंने प्रश्न चिन्ह खड़े किए। विधानसभा किस प्रकार से चलती है यह भी उन्होंने बताया। तो हमारे साथ उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री बादशाह सिंह थे, जिन्होंने बड़ी बेबाकी से हमारे सवालों का जवाब दिया। आप देखते रहिए न्यूज़ आवर।